मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आज हम लोग अध्ययन करेंगे प्राचीन भारत में छठी शताब्दी ईस्वी पूर्व जो 16 महाजनपद थे और 10 गणराज्यों की बात की जाती है, इनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो मेरे बच्चों, छठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में भारत छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था और जो राजतंत्र थे वो भी गणतंत्र की तरह थे। और इसके परिकल्पना में शुरुआत अगर करें तो ऋग्वेद में जन शब्द आया है, जो जन समूह का द्योतक है। ब्राह्मण ग्रंथों में जनपद शब्द का प्रयोग हुआ है। भ्रमणशील जन, जो घुमंतु जातियां थीं, वो एक निश्चित स्थान पर रुक करके जब जीवन बिताने लगीं और उन्होंने एक राजनीतिक संगठन अपना बना लिया, तो उसे जनपद कहा गया। जनपद जो है वो इसमें पहले छोटे छोटे जनपद थे जिनका बहुत विस्तार हुआ और विस्तार होते होते उसमें कई जनपद समा गए, तब उन्हें महाजनपद कहा गया। डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल ने लिखा है कि लगभग 1000 ईस्वी पूर्व से 500 ईस्वी पूर्व तक के युग को भारतीय इतिहास में जनपद या महाजनपद का युग माना जा सकता है। सारा देश में एक सिरे से दूसरे सिरे तक जनपदों का तांता फैला हुआ था। एक तरह से जनपद राजनैतिक, सांस्कृतिक और आर्थिक जीवन की इकाई बन गए थे। काशिकाकार ने लिखा है कि ग्रामों का समुदाय ही जनपद है। इन जनपदों के बारे में BC लॉ ने द एज ऑफ इंपीरियल यूनिटी में लिखा है कि these clans were originally ruled by kings, यानी शुरू में इनमें से अधिकांश में राजा ही राज्य करते थे। और इनको बौद्ध ग्रंथों में 16 महाजनपद यानी 16 ग्रेट स्टेट्स या 16 ग्रेट कंट्रीज कहा गया है। अंगुत्तर निकाय में अंग, मगध, काशी, कौशल, वज्जी, मल्ल, चेदी, वत्स, कुरु, पांचाल और मत्स्य, सूरसेन, अस्माक, अवंती, गांधार और कंबोज, ये 16 महाजनपदों का उल्लेख है। दीघ निकाय में इनके जोड़े लिखे हुए हैं, जैसे काशी, कौशल, वज्जी, मल्ल, चेदी, वंसा, कुरु, पांचाल, मत्स्य, सूरसेन। और चुलानिदेश बौद्ध ग्रंथ में कलिंग का भी उल्लेख मिलता है और गांधार को उसमें योना के नाम से उल्लेख किया गया है। मेरे बच्चों, बौद्ध साहित्य में इन महाजनपदों के अस्तित्व का जो वर्णन है, बुद्ध के जन्म के पूर्व ही इन महाजनपदों का अस्तित्व था और इन्हें इन 16 ग्रेट कंट्रीज या ग्रेट स्टेट्स में हम सबसे पहले अंग का उल्लेख करते हैं, जो वर्तमान बिहार राज्य के भागलपुर ज़िले और मुंगेर ज़िले तक फैला हुआ था, जिसकी राजधानी चंपा नदी के किनारे बसी हुई थी और उसे चंपा या चंदा कहा जाता था।
ये व्यापार का और सभ्यता का बड़ा केंद्र था। यहाँ का राजा ब्रह्मदत्त था। उसने मगध को हराया था, लेकिन आगे चलकर अंग जो है वो काफ़ी कमज़ोर हो गया और ये बाद में मगध में मिला लिया गया और इसका अपना जो एक अस्तित्व था वो समाप्त हो गया। महाजनपदों में दूसरा बड़ा नाम आता है मगध का। ये भी वर्तमान बिहार राज्य के पटना ज़िले से लेकर के और गया ज़िले तक फैला हुआ था, जिसकी राजधानी गिरिव्रज कही गई है, जहाँ का पहला राजवंश बृहद्रथ ने उसकी स्थापना की थी। आगे चलकर ये बड़ा शक्तिशाली हुआ और इसमें जो है ये मगध साम्राज्य आप जानते हैं आगे चलकर जो जिसकी राजधानी पाटलिपुत्र यानी वर्तमान पटना कहलाती है, वो बहुत फला फूला। इसके बाद काशी का नाम आता है। काशी वरुणा और 80 नदियों के किनारे पर बसी थी। काशी को यानी वाराणसी को यानी आधुनिक बनारस को ज्ञान का, शिल्प का, व्यापार का एक केंद्र माना जाता था और इसका कौशल राज्य से हमेशा झगड़ा रहता था। बच्चों, आपको बताऊं कि जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ के पिता यहीं काशी के नरेश रहे थे। काशी की तुलना प्राचीन बेबीलोन और मध्यकालीन रोम से की गई है। कहा गया है कि बनारस इन दिस रिस्पेक्ट रिजेंबल्ड एंशियंट बेबीलोन एंड मेडिवल रोम, बीइंग द coveted prize of its more warlike but less civilized neighbors। इसके बाद 16 महाजनपदों में हम कौशल का उल्लेख करेंगे। मेरे बच्चों, ये वर्तमान अवध यानी जो उत्तर प्रदेश का ये अवध प्रांत है, जो जिसकी राजधानी राप्ती नदी के किनारे श्रावस्ती थी, ये इसका कौशल से हमेशा झगड़ा रहता था और श्रावस्ती वर्तमान में पूर्वी उत्तर प्रदेश में एक ज़िला है, जहाँ पर आप इसका नाम सुना होगा आपने। इसके बाद वज्जी का उल्लेख मैं करूँगा। रीस डेविस ने वज्जी को 8 राज्यों का संघ कहा था। प्राचीन समय में विदेह और वैशाली के भंग हो जाने के बाद ये अस्तित्व में आया। इन 8 स्टेट्स में लिच्छवी, विदेह, ज्ञात्रिक मुख्य थे और इनकी जो कैपिटल्स थी, राजधानियाँ, वो वैशाली, मिथिला और कुंडग्राम मानी जाती है। बुद्ध के समय में वज्जी एक आज़ाद राज्य था। बाद में मगध सम्राट अजातशत्रु ने इसे अपने राज्य में मिला लिया। इसकी राजधानी वैशाली का रामायण में बड़ा ही इसका वो जो है वो प्रशंसा की गई है और रामायण में लिखा है कि विशालाम नगरीम रम्यम दिव्यम स्वर्गोपमम तदाम, यानी यह उसके स्वर्ग की तरह जो है, इसमें ये विशाला नगरी थी और इसमें बड़े ही आनंद के चीज़ें थी। इसके बाद मल्ल महाजनपद का उल्लेख मैं आपसे करूंगा, जो कुशीनारा और पावा के मल यानी कोसी नारका मल और पावयिका मल, ये दोनों का एक संघ था
और इस जो वर्तमान कुशीनगर है, देवरिया ज़िले से अलग, वहाँ पर कस्या नामक स्थान के पास अनिरुद्धवा एक स्थान है, जिसे वहाँ पर पावा, जिसे अपापा कहा जाता है, कस्या से 10 मील दूर हिरणावती नदी के किनारे। यहाँ पर मल्लों की जो है वो ये राजधानी थी और महाजनपद थी। इनके बाद चेदी का उल्लेख करेंगे तो बच्चों, उत्तर प्रदेश में बुंदेलखंड का नाम आपने सुना है, और आधुनिक बुंदेलखंड के जो है ये जातक ग्रंथों में और महाभारत में इनके चेदी के राजाओं का उल्लेख मिलता है। चेदियों की राजधानी शक्तिमती कही जाती है। एक अन्य महाजनपद था वत्स। वत्स की जो राजधानी थी वो काशी के से थोड़ा सा दूर यमुना नदी के किनारे कौशाम्बी, जो इलाहाबाद से लगभग 28-30 किलोमीटर की दूरी पर है, जो उस समय प्रयाग के पास कौशाम्बी जो है वो एक व्यापार का बड़ा केंद्र था। लेकिन इसका वत्स महाजनपद का अवंती के साथ लगातार झगड़ा होता रहा। कुरु एक महाजनपद था, जिसको आधुनिक समय में आप जानते हैं दिल्ली, जो हमारे देश की राजधानी है, और हमारे यहाँ मेरठ जो ज़िला है उसके पास इंद्रप्रस्थ इसकी राजधानी थी, और हस्तिनापुर, जिसका उल्लेख महाभारत में कुरु के नाम से आया है। 10वां जो महाजनपद था उसे हम पांचाल के नाम से पुकारते हैं। वर्तमान उत्तर प्रदेश के रुहेलखंड जो स्थान है, यानी बदायूं, बरेली, और ये जो है यहाँ पर ये गंगा जमुना के दोआब से पूरब में जो है ये इसकी 2 शाखाएं थी। एक उत्तरी पांचाल कहलाता था, जिसकी राजधानी अहिछत्र थी, और दूसरा दक्षिणी पांचाल कहलाता था, जिसकी राजधानी काम्पिल थी। 11वां महाजनपद था मत्स्य। इसकी राजधानी विराट नगरी को कहा गया है, जो वर्तमान राजस्थान के जयपुर, भरतपुर और अलवर का जो स्थान है, इसको माना जाना चाहिए, और महाभारत में इस स्थान का भी उल्लेख है। 12वां महाजनपद शूरसेन को हम कहेंगे। ये शूरसेन जो है ये इसकी राजधानी मथुरा थी। बौद्ध ग्रंथों में अवंती पुत्र यहाँ का नरेश था, और यहाँ पर पहले यदुवंशी, अंधक, वृष्णि गणराज्य थे, जहाँ पर आपने सुना है कि कृष्ण वासुदेव राज्य किया करते थे। और इसके बाद 13वां महाजनपद अवंती के नाम से पुकारा जाएगा। बच्चों, वर्तमान मालवा, इसकी जो राजधानी थी वो उज्जैन, वर्तमान उज्जैन, जिसे उस समय उज्जैनी नगरी कहा गया है। कालिदास की मेघदूत में भी इसका उल्लेख है। और इसकी जो दक्षिण हिस्से की जो कैपिटल थी उसे महिष्मती कहा गया, और आज उसे मानधाता कहा जाता है। यहाँ पर है वंश के लोगों ने हुकूमत की, और हमेशा इनका संघर्ष जो है वो वत्स राज्य के साथ रहा। 14वां जो महाजनपद है उसे अश्मक के नाम से पुकारा गया है। आप जानते हैं कि भारत के दक्षिणी हिस्से में गोदावरी
के किनारे इसकी जो राजधानी थी उसे पौधन्य यानी वर्तमान में उसे पोतन कहा गया है। आगे चलकर ये अवंती के पराधीन हो गया। और 15वां महाजनपद गांधार, वर्तमान में जिसे कंधार कहा जाता है, अफ़गानिस्तान का वो हिस्सा, उस समय इसे कश्मीर और पश्चिमोत्तर यानी नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर में पेशावर और तक्षशिला, जो वर्तमान पाकिस्तान के टैक्सिला ज़िले को है, इसकी राजधानी भी उस समय तक्षशिला थी। और यह चूँकि नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर का ज़िला था, पश्चिमोत्तर सीमांत का, सीमांत राज्य होने के नाते व्यापार का एक बड़ा केंद्र था। और यहाँ पर बौद्ध काल में राजा नग्नजीत यहाँ पर शायद शासन करता था। 16वां महाजनपद कंबोज को कहा जाता है। कंबोज, आप भ्रम में न पड़िएगा कि कंबोडिया से इसको न लीजिएगा। ये गंधार के पास ही यानी गांधार के पास ही एक कोई स्थान था जिसे काफिरिस्तान के पास माना गया है। और बौद्ध ग्रंथों में इसका उल्लेख है, जिसकी राजधानी राजपुर थी। कंबोज का उल्लेख महाभारत में भी आया है। ये अधिकांश जो महाजनपद थे ये राजतंत्र थे, और इनमें जो वज्जी और मल्ल और सूरसेन ये गणतंत्र थे। यहाँ पर बेटे ये जो है, चूँकि बुद्ध के जन्म के पहले ये सारे महाजनपद विद्यमान थे, ऐसा कहा जाता है कि 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व इस समय को बौद्ध काल के नाम से भी पुकारा गया है। और इसमें बौद्ध काल के नाम से इसे पुकारे जाने के लिए यहाँ पर एक उल्लेख मैं करना चाहूँगा कि बीसी ला, इतिहासकार बीसी ला ने द एज ऑफ इम्पीरियल यूनिटी में लिखा है कि बट इट इज सिग्निफिकेंट दैट द हेटेरोडॉक्स रिलीजियस tenets like Buddhism and Jainism grew among these autonomous clans and found in them their chief supporters and patrons. It illustrates the great principle that political freedom is the great nursery of freedom of thought. मेरे बच्चों, कहा जाता है कि इसके बाद 10 गणराज्य भी थे, और इन 10 गणराज्यों को इनका जो गणतंत्रात्मक शासन था उत्तर भारत में, ये बौद्ध और जैन साहित्य में इन 10 गणराज्यों का उल्लेख मिलता है, जिसमें पहला गणराज्य था शाक्य स्टेट। ये कपिलवस्तु उत्तर प्रदेश के वर्तमान बस्ती ज़िले में, ये गोरखपुर के पश्चिमोत्तर में और नेपाल की तराई में कुछ हिस्से इसके थे। ये हिमालय की तराई में रोहिन नदी के किनारे, इसके दक्षिण में राप्ती बहती है, इसके बीच में ये था। और कपिलवस्तु जो है वो इतिहासकारों ने इसे ज़िला बस्ती के पिपरहवा नामक स्थान को इंगित किया है। डॉक्टर राजबली पांडे जैसे इतिहासकार ने लिखा है कि शाक यानी शाल या शाख के वनों को, जंगलों को काट करके वहाँ बसने के नाते ये शाक्य कहलाए। शाक्य शब्द की जो उत्पत्ति है, इसका एक और उल्लेख आता है कि इन लोगों में सगोत्र विवाह भी शाक्य लोगों में होता था। शाक्य स्वयं को कौशल के इक्ष्वाकु यानी सूर्यवंशी
राजाओं की एक शाखा मानते थे। शाक्य इसलिए भी प्रख्यात हैं कि बुद्ध, महामानव बुद्ध का जो विश्व की एक बहुत बड़े धार्मिक आंदोलन के जनक थे, बौद्ध क्रांति जिसे आप मानते हैं, तो उनका जन्म भी इसी शाक्य कुल में हुआ। और शाक्य जो राज्य था ये बहुत ही विकसित था। इसके कई सारे नगरों का उल्लेख है, कक्कर, भेदलुप, नगरक, सामगाम, चातुमा इत्यादि। इसकी राजधानी जो कपिलवस्तु थी, ये एक शिक्षा का भी स्थान था, और यहाँ पर यहाँ की जो नारियाँ थीं उनको भी बड़ा महत्व मिला और उनका भी उल्लेख मिलता है। जो दूसरा गणतंत्र हम उसका उल्लेख करेंगे वो कोलीय रामग्राम के जो कोलीय थे, और यहीं की वो कन्या थी यशोधरा, जिसकी शादी महामानव बुद्ध के साथ हुई। जो कोलीय शाक्य ये भी थे, और ये उनके पड़ोसी थे ये रामग्राम में, और ये भी रोहिणी के नदी के पास जो इनके दक्षिण में सरजू बहती थी। और डॉक्टर राजबली पांडे ने जैसे इतिहासकार ने लिखा है कि कोलीय काशी के नागवंश और शाक्यों के मिश्रण से ये पैदा हुए थे। वर्तमान गोरखपुर ज़िला जो पूर्वांचल में है, उसके निकट कोल के जो वन थे उनको काट करके वहाँ पर स्थापित होने के नाते, बसने के नाते इन्हें कोलीय कहा गया है। इनकी राजधानी रामग्राम थी, और जो वर्तमान में कभी आप गोरखपुर जाएंगे तो वहाँ एक रामगढ़ ताल है बहुत बड़ा, उसी स्थान को विद्वानों ने, इतिहासकारों ने इंगित किया है। मैंने आपको बताया ही कि बुद्ध की जो पत्नी थी यशोधरा, वो यहीं की कोलीय के रामग्राम की रहने वाली थी। तीसरा गणराज्य मौर्य गणराज्य था, जिसे मौर्य गणराज्य भी कहा गया है। ये पिपली वन में था, और ये इसकी राजधानी पिपली वन में, यानी वर्तमान गोरखपुर ज़िला में एक कुसमी जंगल नाम का एक स्टेशन है। कुसमी जंगल के पास इसकी राजधानी नामक एक गांव था, वहाँ पर ही इसको इतिहासकारों ने माना है। और महावंश की टीका में इन मौर्य लोगों का उल्लेख मिलता है। मौर्य पहले शाक्य थे, जो आगे चल कर के कौशल के राजा विदुदभ से काफ़ी वो परेशान होकर के लोग हिमालय की तराई में पिपली वन में जा कर के बस गए। मल्लों का जो एक पावई का मल मैंने आपको बताया, ये पावई का मल्लों की जो राजधानी थी वो कुशीनगर, और ये जो है वो इसके इतिहासकार कनिंघम ने पावा को जो है आधुनिक कुशीनगर ज़िले का जो हेडक्वार्टर है, पडरौना जिसे कहते हैं, वहाँ पर इसे माना है। और यहीं पर जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर जैन का जो है अंतिम उनका देहांत हुआ था। कोसीनार का मल्ल यानी कुशीनगर के, अब वर्तमान में ये ज़िला है कुशीनगर, जो कभी गोरखपुर जनपद में और देवरिया जनपद में आता था, और वर्तमान में इसे कस्या भी कहा गया है। यहाँ पर एक महापरिनिर्वाण स्तूप प्राप्त हुआ, जिसमें बुद्ध की लेटी हुई सबसे बड़ी प्रतिमा मिली, और वहाँ पर जो है एक ताम्रपत्र भी मिला था। मध्यम निकाय नाम के बौद्ध ग्रंथ में
मल्लों के राजों के संघ का उल्लेख है। इतिहासकार आरजी भंडारकर ने बुद्ध के महानिर्वाण के बाद लिखा है कि मल्लों ने अपनी आज़ादी खो दी और मगध राज्य में इन्हें जो है वो शामिल कर लिया गया। छठा जो गणराज्य है वो बुली या अल कप के नाम से जाना जाता है। इसके बारे में बहुत कम ज्ञात है। डॉक्टर रामाशंकर त्रिपाठी का विचार है कि ये वेठ द्वीप राज के निकट बिहार प्रांत में वर्तमान शाहाबाद और मुजफ्फरनगर ज़िले के बीच कहीं शायद ये स्थित था। सातवां गणराज्य लिच्छवी को कहा जाता है। लिच्छवी गणराज्य जो बिहार प्रांत में जहाँ पर इक्ष्वाकु वंशीय क्षत्रिय राज्य करते थे, ये वैशाली के लोग थे। ये बड़े ताकतवर थे। इनकी जो कैपिटल थी वो वैशाली थी, जो आज मुजफ्फरपुर ज़िले के बसाढ़ नाम की वो जगह है जहाँ पर इसे माना गया है। और यहाँ के भवनों का क्या कहना, विशाल महल थे, विहार थे, बौद्ध विहार थे, चैत्य थे और ये बहुत मशहूर थी। इसका जो है वो बड़ा उल्लेख मिलता है। यहाँ के जो संस्कार थे, जो यहाँ के अनुष्ठान थे, जो यहाँ के संगठन थे, जो यहाँ की शिक्षा और कला थी, वो काफ़ी प्रसिद्ध थी। बुद्ध, महामानव बुद्ध और 24वें तीर्थंकर महावीर जैन दोनों का यहाँ पर आना साबित होता है और इसीलिए बड़ा उन्नत हुआ। आप जानते हैं कि महावीर जो है वो वैशाली से ही उनका मुख्य संबंध है। और इसके बाद 8वां जो गणतंत्र था वो विदेह, यानी जिसे आज मिथिला का स्थान कहा जाता है, बिहार प्रांत के वर्तमान में जो ज़िला भागलपुर है और दरभंगा है, इसके पास जो है इसमें जो है वो इसे माना जाएगा, जो वर्तमान नेपाल के जनकपुर तक ये जाता थी इसकी सीमा, और इनकी जो कैपिटल थी वो मिथिला कही जाती थी। ये भी एक व्यापार का जो है वो स्थान था और कहा जाता है कि मिथिला में 16,000 गांव थे और 7 कोस तक इसकी जो है वो राजधानी फैली हुई थी। प्राचीन समय में मेरे बच्चों यहाँ पर सूर्य वंश की शाखा निमि वंश के जो क्षत्रिय थे वो यहाँ हुए। यहाँ के लोग बड़े कुलीन और शिक्षित, यहाँ की स्त्रियाँ भी होती थीं और यहाँ के कुमारियों को शादी करने के लिए दूर से लोग आया करते थे, ऐसा कहा जाता है। 9वां गणराज्य था भग। ये सुसुमार पर्वत के पास कहीं इसका उल्लेख है और ऐतरेय ब्राह्मण में भर्ग वंश के नाम से इसका वर्णन है। डॉक्टर के.पी. जायसवाल ने वर्तमान उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर ज़िले के पास इसे कहीं इसकी स्थिति मानी है और इतिहासकार डॉक्टर राजबली पांडे ने लिखा है कि शायद इसकी कैपिटल वर्तमान में चुनार थी। और 10वां गणराज्य कालाम का, जिसे केसपुत्र का कहा गया है, लेकिन इसका बारे में बहुत कम जानकारी है। यहाँ तक कि इसकी स्थिति भी ठीक से पता नहीं है। वेदों में कहीं इसके ओर संकेत है, जो गंगा और यमुना के द्वाब में जो पांचाल क्षत्रियों का वो था। शतपथ ब्राह्मण में भी इसमें केशियों का एक उल्लेख मिलता है। कहा जाता है कि महामानव बुद्ध के निकट आए हुए एक आलार नाम के
व्यक्ति डॉक्टर राजबली पांडे ने लिखा है कि इस कलाम गणराज्य के ही थे और ये कौशल गणराज्य के कहीं निकट इसका संबंध था। मेरे बच्चों, ये जो है ये पूरा जो अभी आपको मैंने इन गणराज्यों में बताया, इसमें जो वैशाली की एक मुख्य उल्लेख आपको मैं करना चाहूँगा कि डॉक्टर रामाशंकर त्रिपाठी ने अपनी पुस्तक हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट इंडिया में लिखा है कि दे केम इनटू इंटीमेट कांटेक्ट with Mahavira and the Buddha and thus greatly profited by their exhortations and teachings. मेरे बच्चों, यहाँ पर इनके जो शासन प्रबंध था, इनके बारे में डॉक्टर मजुमदार ने भी इसकी बड़ी प्रशंसा की है। लेकिन इन गणतंत्रों का अंततः पतन हो गया। इनके पतन के बड़े कई कारण माने गए कि इनमें आपसी फूट था,